स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी दुनिया में तबाही मचाकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कैंपेन को चलाने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत के हाथों डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस के भी साक्षी बनने जा रहे हैं। क्या हम लोग देखने जा रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन जो है वह करेंसी इंडियन करेंसी के थ्रू शुरू होगा? मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ? ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारे जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने खबर पड़ी होगी कि रशिया और जो बांग्लादेश हैं इंडियन करेंसी में ट्रेड करने पर विचार कर रहे हैं। इंडियन करेंसी में ट्रेड करने पर विचार क्यों कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों चाइनीज़ जो करेंसी है युआन उसमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और इसी के साथ में समझेंगे कि डी डॉलराइजेशन क्या है, और उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि डॉलराइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे डॉलर इतना बड़ी पावर बना, और भारत के लिए इसके क्या जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं। क्या इंडियन करेंसी में वो पावर है आगे आने वाले समय में पूरी ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बन सकती है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, इस एक आर्टिकल से आप समझ पाएंगे। हम आपसे ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह आपको पीछे के एक मैप में पीछे की न्यूज़ में देखने को मिल जाएगी। पीछे की न्यूज़ है प्रपोजल टू सेटल रशिया बांग्लादेश ट्रेड इन इंडियन रुपीस इज अंडर रिव्यू। रशिया और बांग्लादेश के बीच में इंडियन रुपीस में ट्रेड करने का जो प्रपोजल है अंडर रिव्यू है, और आगे आने वाले महीने में सितंबर और अक्टूबर के महीने में रशिया बांग्लादेश के जो हेड्स हैं उनकी मुलाकात होगी, और इस मुलाकात में इस प्रपोजल को फाइनलाइज यहाँ पे किया जा सकता है। अब सवाल एक बहुत बड़ा आपके मन में चल रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों रशिया बांग्लादेश को इंडियन करेंसी में ट्रेड करने की आवश्यकता पड़ रही है। उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, बड़ा सीधा जवाब है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके कारण रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, और उन सैंक्शन में एक इंपॉर्टेंट सैंक्शन ये भी है कि रशिया डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता है। तो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता है, ये कौन सी बात है? आप सबको पता होना चाहिए कि जब पेट्रो डॉलर की शुरुआत हुई 1973 के आसपास, उसके बाद से पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है वह डॉलर में ही होता है। अब यूक्रेन जो है वो रशिया का फेवरेट है, और कोल्ड वॉर के समय से ही यूएस और रशिया की राइवलरी चल रही है, तो रशिया पे सैंक्शन लगा दिए हैं कि आप किसी भी तरीके से डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो रशिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड नहीं हो पा रहा है। एक इंपॉर्टेंट वजह ये है। अब एक दूसरा सवाल आपके माइंड में चलना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो बांग्लादेश और चाइना एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं, ये आपस में, या बांग्लादेश क्यों चाइनीज़ करेंसी का यूज़ नहीं कर रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बांग्लादेश जो पिछले कुछ लंबे समय से चाइना की तरफ जा रहा है और चाइनीज़ करेंसी युआन में भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि रशिया और चाइना के रिश्ते भी काफ़ी बेहतर हैं, तो दिक्कत वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अगर डॉलर पर बैन है तो ऐसा तो किया जा सकता है ना। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखिए, 3 बड़े इसके पीछे कारण हैं। पहला कारण है कि चाइना हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करता है, और सेफ खेलने की कोशिश करता है इसका आपको समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश ने पहले ट्राई किया था कि युआन में ही ट्रेड करने का, लेकिन युआन ने अपने यहाँ की जो प्रोसेस है उसको इतना स्लो कर दिया, इतने स्लो कर दिया कि बांग्लादेश ने खुद गिव अप कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश को रशिया से ट्रेड करना है। और ट्रेड करना क्यों है? उसका एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो पूरा कब होगा? जब रशिया यहाँ पे हेल्प करेगा। तो गया कहाँ? चाइना के पास। चाइना की युआन करेंसी में करने की ही सोचा था, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा चाइना की तरफ ही झुका रहता है। तो पहली प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी। दूसरी वजह इसके पीछे है कि चाइना हमेशा सेफ खेलता है। चाइना नहीं चाहता कि युआन में बांग्लादेश और रशिया ट्रेड करें, इसके कारण यूएस उन पर किसी भी तरीके के प्रतिबंध लगाए, और इसके कारण कैसे भी करके युआन की वैल्यू कम हो या युआन डिवैल्यूएट हो। तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यहाँ पर भी सेफ खेल गया। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बांग्लादेश और चाइना के बीच में ऐसा कोई ट्रेड पैक्ट नहीं है जिसके थ्रू जो बांग्लादेशी टका है और युआन में वो ट्रेड कर सके। मतलब अगर बांग्लादेश को चाइना से ट्रेड करना है तो डॉलर में ही होगा। युआन और बांग्लादेशी टका के बीच का कोई भी इंटर एक्सचेंज करने के पैक्ट इनके बीच में नहीं है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि रशिया क्यों इंडियन करेंसी को चुनना चाह रहा है, क्योंकि उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं। क्यों चाइनीज़ करेंसी नहीं चुन पा रहे हैं? क्योंकि चाइनीज़ करेंसी को ऑप्ट उन्होंने चुना। चाइना ने प्रोसेस को स्लो कर दिया। चाइना सेफ करने की कोशिश करता है, और युआन और बांग्लादेश के बीच में कोई बहुत बड़ा पैक्ट भी नहीं है, जिसके कारण वो प्रोसेस अगर पूरी भी होती तो बाद में ट्रेड को लेकर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती।
अब सवाल यहाँ पे उठता है कि क्यों इंडियन करेंसी को चूज करना, क्यों भारत के पैसे के साथ जाना। तो भारत के पैसे के पास साथ क्यों जाना है, इसके लिए आप इस मैप को देखिए। देखिए इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड ज़्यादा होता है, जितना चाइना और बांग्लादेश के बीच में नहीं होता है उतना ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर होता है, ध्यान रखना। और 2023 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक पैक्ट साइन किया था कि हम दोनों की करेंसी में ट्रेड कर लेंगे। मतलब अगर इंडियन करेंसी के थ्रू वह रसिया से ट्रेड करता है, इस बात को समझिएगा, तो रसिया और भारत के बीच में भी यही डील है कि हम पैसों में आपसे ऑयल परचेज करेंगे और रसिया हमसे कोई भी ट्रेड करेगा तो वो इंडियन करेंसी हमको दे के कोई भी व्यापार हमसे कर सकता है। तो पूरे इस ट्राइंगल को समझने की कोशिश करना। पहली चीज़ क्या है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बांग्लादेशी टका और इंडियन करेंसी को लेकर ट्रेड पैक्ट साइन है 2023 में। तो ट्रेड ज़्यादा होता है और ट्रेड ज़्यादा होता है तो उसके पास इंडियन करेंसी है। अब इंडियन करेंसी है तो इसको वो चैनलाइज कर सकता है। चैनलाइज कहाँ कर सकता है? रसिया के पास। रसिया को इंडियन करेंसी लेने से दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि रसिया और इंडिया के बीच में पैक्ट है कि हम इंडियन करेंसी और जो रशियन करेंसी है उसके बीच में ट्रेड करेंगे। मतलब रसिया और इंडिया के बीच में ट्रेड करने के लिए डॉलर एक बैरियर नहीं है। तो रशिया अगर बांग्लादेश से इंडियन करेंसी लेता भी है तो उसको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो करेंसी को लेके जो बातें हैं ये तो आपको समझ में आ गई होंगी कि क्यों इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाहता है और क्यों इंडियन करेंसी में ट्रेड काफ़ी सिंपल हो सकता है। ना तो बांग्लादेश को दिक्कत आएगी, ना रसिया को दिक्कत आएगी, ना ही इंडिया को दिक्कत आएगी। लेकिन दूसरा एंगल भी हमको यहाँ पे समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि क्या जेनजी प्रोटेस्ट के बाद या कूप के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिश्ते खराब हुए थे वो फिर से सही होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना के पास भी जा रहे हैं, रसिया के पास भी जा रहे हैं, इंडिया के पास भी आ रहे हैं। इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सार्क को रिएक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि सार्क अगर रिएक्टिव होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका है? बांग्लादेश का। और बांग्लादेश अगर भारत से रिश्तों को बेहतर करता है तो बांग्लादेश को एक और फ्री हैंड मिलेगा कि पूरे साउथ एशिया में कहीं भी वो बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकता है। वह रसिया से अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है अगर भारत से उसके रिश्ते बेहतर होते हैं तो। क्यों? क्योंकि भारत और रसिया ऑल वेदर फ्रेंड हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्या रिश्ते सही हो रहे हैं? अगर रिश्ते सही हो रहे हैं तो पहली वजह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा, रिसेंटली शेख हसीना को एक्सचेंज को लेकर भी आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। भारत चाहता है कि हम शेख हसीना को वापस भेजें और शेख हसीना भी बांग्लादेश जाना चाहती हैं। तो क्या सच में इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? ये इशारा करता है ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ कि हाँ, भारत का एक और पड़ोसी देश जो चाइनीज़ एक्सपेंशन का शिकार हो रहा था वो फिर से भारत की तरफ आ रहा है। और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है या भारत की जो डिप्लोमेसी है, आप इसकी एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि क्यों इंडियन करेंसी को चूज़ कर रहा है बांग्लादेश। जैसे ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के चाइना से बेहतर संबंध है, ये चाइना की तरफ इनका झुकाव है, चाइना बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैरियर है। बैरियर क्या है कि रसिया जितना कंफर्टेबल इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए होगा उतना युआन के लिए नहीं होगा। वो तीन जो मैंने फैक्टर आपको बताए उनको साइड करके चौथा भी देखें, क्योंकि अल्टीमेटली रसिया और चाइना आज क्लोज हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। हमेशा क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि चाइना जो दुनिया में सेकेंड पावर बन के बैठा हुआ है, उसने किसका प्लेस लिया हुआ है? उसने प्लेस लिया हुआ है रसिया का। तो रसिया भले ओपनली इस चीज़ को शो नहीं करता है कि उसको चाइना से दिक्कत है, अल्टीमेटली दिक्कत तो रहेगी ना, क्योंकि आपने उसकी पोजीशन को लिया है, आपने उसकी जो रैंक है उस पर कब्जा जमाया हुआ है। तो अब एक सवाल आपके मन में चलेगा कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है? रसिया चाइना जब एक दूसरे के एनिमी है तो एक दूसरे के पास क्यों है? मजबूरी है दोनों की। चाइना की मजबूरी है कि चाइना को एक बड़ा पावर चाहिए सपोर्ट में जो यूएस को काउंटर करने में हेल्प कर सके। रसिया की मजबूरी है सैंक्शन के कारण कोई एक ऐसी कंट्री मिले जो उससे उसकी करेंसी में डील करे, उसके क्रूड ऑयल को परचेज करे, उसके वेपन्स को मार्केट मिले। और यही वजह है कि रसिया और चाइना एक दूसरे के क्या है, नज़दीक हैं। मतलब कह लीजिए कि रसिया और चाइना के बीच की जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी के रिश्ते हैं। कल जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा, कल जब सब कुछ बेहतर होगा, रूस यूक्रेन वॉर कंप्लीट हो जाएगा, रसिया पे लगे सैंक्शन खत्म हो जाएंगे और रसिया डॉलर में ट्रेड करने की शुरुआत कर देगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि रसिया और चाइना के बीच में हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी एक वजह है कि रसिया
हमेशा उतनी जगह रखना चाहता है चाइना के साथ रिश्तों में कि कल जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो बहुत सारी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जबकि भारत और रसिया हमेशा से बहुत अच्छे दौर हैं, अच्छे दोस्त हैं, 1971 के दौर से लेकर अभी तक। तो हमारे बीच में रिश्ते ऑल वेदर हैं, हमारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, हमसे रसिया कोई दिक्कतें भी नहीं है। इसीलिए इंडियन करेंसी में ट्रेड करने में उनको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ है जिसको आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से खेलती है। भारत जो अभी इतने सारे सैंक्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस और दूसरी चीज़ों को झेल रहा है, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि हम अपने नेबर की जियोपॉलिटिक्स को मजबूत कर रहे हैं। चाहे नेपाल का बदला हुआ रुख हो, म्यांमार का बदला हुआ रुख हो, श्रीलंका हमारी तरफ आ चुका है, बांग्लादेश फिर से भारत की तरफ आ रहा है। एक समय लग रहा था कि सब हमसे दूर जा रहे हैं, हम फिर से यूनाइटेड हो चुके हैं। आप देखेंगे बलूचिस्तान हमसे आज़ादी की बात कर रहा है कि हमको आज़ाद करा दीजिए। उधर अफगानिस्तान भारत का सबसे बेहतरीन दोस्त यहाँ पे बन चुका है। तो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी थी हम उसको फिर से रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में एक और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप उसको जानते हैं कि जो यूएस है इसकी हेजेमनी को ख़त्म करना, डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को शुरुआत करना, और ये भारत की करेंसी के माध्यम से हो पा रही है। ये डी डॉलराइजेशन क्या है आप समझिए, डॉलर को रिप्लेस करके दूसरी रीजनल करेंसीज को बढ़ावा देना। हमने इसको कैसे ख़त्म किया? सबसे पहले हमने रसिया के साथ डील साइन की कि रशियन करेंसी और इंडियन करेंसी में डील करेंगे। बांग्लादेश के साथ हम लोग डील करते हैं, नेपाल, यानी जितने हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके साथ हम इंडियन करेंसी में डील कर रहे हैं। जैसे यूरोप से भी हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंडियन करेंसी में डील होगी। जब आप रीजनल लेवल पर डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं तो धीरे धीरे डॉलर को आप डी डॉलराइजेशन की तरफ यहाँ पे लेके चले जाएंगे। अब लेकिन सवाल ये है कि डॉलर इतनी बड़ी पावर बना कैसे? इसके लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, और इतिहास की जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो 1792 का कॉइनसेट एक एक्ट आपको देखने को मिलेगा, जहां पहली बार अमेरिका ने डॉलर को अपनी मानक करेंसी या स्टैंडर्ड करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया। हालांकि उस समय डॉलर की जो वैल्यू है वह गोल्ड और सिल्वर के थ्रू कनेक्ट होती थी। मतलब ये 1792 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कॉइनसेट एक्ट लेकर आता है जिसके थ्रू डॉलर को अपनी स्टैंडर्ड करेंसी मानता है कि दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे चल रही थी, बार्टर सिस्टम जो चल रहा था, दूसरे कॉइन सिस्टम चल रहे थे, इनको ख़त्म करके अब डॉलर में ट्रेड करेंगे, और यहाँ से डॉलर की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर बहुत लंबे दौर हमको देखने को मिल जाता है। 1913 के आसपास ये फेडरल बैंक की स्थापना कर देते हैं जो डॉलर की प्रिंटिंग और इसके सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे जानी जाएगी। और फिर शुरुआत होती है 1914 से लेके 1944, एक ऐसा दौर जहां दुनिया की सभी जो बड़ी पावर थी, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, इन सब का पतन होता है और राइज होता है यूएसए का। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पूरा जो यूरोप है हथियार खरीदता है कहाँ से? हथियार खरीदता है कहाँ से? यूएस से, और वहाँ से डॉलर की हेजेमनी की शुरुआत होती है। और फिर हमको देखने को मिलता है ब्रेटन वुड्स समिट, जहाँ बड़ी बड़ी संगठन बनते हैं, और उन बड़े बड़े संगठन में आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल करेंसी है उस करेंसी के तौर पर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं डॉलर को, और इस तरीके से डॉलर पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश होना शुरू कर देता है। 1971 के आसपास वियतनाम वॉर हमको देखने को मिलता है, वह दुनिया की सारी करेंसी जब डाउन होने लगती हैं डॉलर मौजूद बना रहता है, और उसी समय 1973 में शुरुआत होती है पेट्रो डॉलर की। ओपेक और सारी कंट्रियों के साथ यूएस डील साइन करता है कि आप ट्रेड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में, और यहाँ से डॉलर इकोनॉमी या हेजेमनी ऑफ डॉलर की शुरुआत होती है और डॉलराइजेशन ऑफ पूरा वर्ल्ड होता है। और अभी भी यही स्थिति है कि पूरी दुनिया डॉलर में ही ट्रेड करती है। लेकिन भारत अभी जो कर रहा है, या रसिया या बांग्लादेश के बीच में ये डील करेंसी में होती है, इंडियन करेंसी में, तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि फिर ये चीज़ें हमको और बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगी। दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो भी इस तरह की डील कर पाएंगे, और ये डी डॉलराइजेशन की एक्चुअल शुरुआत होगी, जिसका साक्षी बन रहे हैं हम सब, या भारत इसको लेके जा रहा है। हालांकि जितने आसान शब्दों में आपको बता दे रहा हूँ ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी ट्रंप जब तक है या अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट आएगा कि डॉलर की हेजेमनी बनी रहे, एक बहुत लंबा रास्ता हमको तय करना पड़ेगा। उस लंबे रास्ते को पूरा करने के लिए हमको चाहिए कि हम इकोनॉमिक सुपर पावर बने, प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेके आना पड़ेगा, पॉलिसी हमको लानी पड़ेगी, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो दुनिया के हर देश में आप लोग पहुंचोगे, और हर देश में आप पहुंचोगे तो आपकी करेंसी में ट्रेड होना शुरू होगा। जब आप बायलेटरल ट्रेड को इंडियन करेंसी में करना शुरू कर पाएंगे तो उसके बाद आप धीरे धीरे मल्टीलेटरल ट्रेड की तरफ जा सकते हैं इंडियन करेंसी में, और यहाँ से सही मायने में डी डॉलराइजेशन की शुरुआत होगी। ये तो अभी एक बहुत छोटी सी कहानी है, अभी बहुत सारा फासला, बहुत सारे रास्ते हमको तय करने हैं। तो एक छोटी सी खबर कि रसिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है इंडियन करेंसी में होने पे प्लान चल रहा है, वो किस तरीके से पूरी जियोपॉलिटिक्स को शिफ्ट यहाँ पे कर दे रहा है, पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी आपको बता दे रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हालांकि जितना सिंपल हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको कहीं ना कहीं लगता है। अगर उतना सरल आपको नहीं लगा हो तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, डेफिनेटली आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वीडियो नहीं, पूरी जियोपॉलिटिक्स को, कि एक्चुअल में जियोपॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है। इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते खराब थे, अब बेहतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान जो भारत को परेशान करता था अब खुद परेशान हो रहा है। चाइना जो अपना एक्सपेंशन चाहता है, अपना विस्तार चाहता है, लेकिन युआन में ट्रेड नहीं करने दे रहा है। रसिया जो चाइना का बहुत अच्छा ट्रेड दोस्त बना हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं वो वैक्यूम चाहता है कि आगे जाके जब चाइना को साइडलाइन करना शुरू करे तो बहुत सारी दिक्कतें हमको नहीं आए। और इन सबके बीच में एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के तौर पर भारत का राइज हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आपके फीडबैक हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। और आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और इंपॉर्टेंट अपडेट बेटा क्या है, वो ये है कि आप हमारी जो गुरु पूर्णिमा सेल है इसका लाभ ले सकते हैं। अभी इसमें 50% ऑफ और डबल एबिलिटी चल रही है। इसी के साथ में आपको जो हमारे मेंटर्स हैं वो रैंकर्स रहेंगे। GRS लाइव कोड का यूज़ कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, फीडबैक हमको जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।